बहुत ज्यादा हो रहा है कि हमारे सेना के अधिकारी एक जो रेड लाइन होती है, लक्ष्मण रेखा होती है, उसको बार बार क्रॉस कर रहे हैं और सरकार के समर्थन में, सरकार की नीतियों के समर्थन में या सरकार से जुड़े जो संगठन आदि हैं उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके लक्ष्यों को, उनकी नीतियों को सही बता रहे हैं और जो सेना की गरिमा और स्वतंत्रता है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको संदिग्ध बना रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है भारतीय सेना के लिए, जिसे पूरी दुनिया में एक बहुत ही प्रोफेशनल सेना के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो अब वो रास्ता अख्तियार कर रही है। हालांकि इसकी तो एक लंबी पृष्ठभूमि आपको देश में मिल जाएगी। 2014 के बाद से ऐसी दर्जनों सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल सरकार किस किस तरह से कर रही है, लेकिन सेना के अधिकारी किस किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं और सहर्ष कर रहे हैं, ये भी अब एक नया सिलसिला बनता जा रहा है। ताज़ा जो सिलसिला जिसके आधार पर मैं आपसे आज ये गुफ्तगू कर रहा हूं, वो है हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। उनका रुख पिछले 2-3 महीनों में खासतौर पर बहुत ही बदला हुआ दिख रहा है। वो बिल्कुल उस भाषा में बात कर रहे हैं जो सरकार सत्ता समर्थक भाषा है। वो अपनी हदें भूल रहे हैं। अब ये कोई पहला तजिया निगार नहीं जो अपने आर्मी चीफ या एयर चीफ के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। अब इन दोनों सीनियर फौजी अफसरान, जिनमें एयर चीफ और दूसरा ये उपेंद्र द्विवेदी जो कि 2.5 फुटिया जिसे मैं कहता हूँ, वो शामिल है। उसके बारे में प्रवीण साने भी अपने कई इंटरव्यूज में, अपनी कई मीडिया टॉक्स में इस बात को कर चुके हैं कि पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि फौजी अफसरान दौड़ में लगे हुए हैं कि इसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्हें सीडीएस बनाया जाए। यानी भारत की फौज में एक नया ओहदा आज से चंद साल पहले मुतारिफ करवाया गया जिसे सीडीएस कहा जाता है। वो तीनों अफवाज का एक तरह का चीफ होता है और ये ओहदा भी नरेंद्र मोदी ने इसीलिए मुतारिफ करवाया था कि अपने अफसरान को जो कि उसकी मर्जी की लाइन टो करें, यानी उसकी पॉलिटिकल लाइन को टो करें, उन्हें आगे बढ़कर सीडीएस बनाया जाता है। मौजूदा सीडीएस भी नरेंद्र मोदी का चमचा रहा है और इन दोनों में अब दौड़ लगी हुई है। एयर चीफ चाहता है कि उसे बनाया जाए और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जो वो इतना सा है टोटल, जो कि भड़कें अपने कद से कई गुना ज़्यादा मारता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को, वो भी यही चाहता है कि मुझे इसके बाद, यानी मेरी रिटायरमेंट के बाद, मुझे सीडीएस बनाया जाए। और उसके लिए कभी वो आरएसएस के गुण गाता है, कभी उनके मंदिरों में पहुंच जाता है आर्मी की वर्दी पहने हुए, कभी वो मीडिया के सामने आकर नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफें करता है और वही झूठ जो नरेंद्र मोदी सरकार उसे फीड करती है, बेशक बाकी सीनियर जितने भी अफसरान हैं उनके पिछले दिए गए बयान से 180 डिग्री क्यों ना हो, अब वो ये देता चला आ रहा है। और ये उसकी कई बार की अपीयरेंस हो चुकी है। जहां पर जाता है, जो इजलास होता है, जहां पर कोई तकरीब होती है, वहां पर उसे मीडिया के सामने भाषण देना होता है। 2.5 फुटिया पाकिस्तान को धमकियां भी लगाता है और मोदी सरकार की तारीफें भी करता है। सुनते जाइए। और नरेंद्र मोदी सरकार और उसकी जो सो कॉल्ड फौज है, सेना है, उनका जो गठजोड़ है, उसे खुद भारतीय कैसे बेनकाब करते हैं, खुद ही सुनिए। वो सेना की जो स्वतंत्रता, निष्पक्षता, तटस्थता होती है सत्ता से अलग रहने की, उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने जो 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही, मैं उनका उल्लेख करूंगा। एक तो ताज़ा तरीन है, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो सरस्वती शिशु मंदिर की तारीफ कर रहे हैं, उसकी शिक्षा की तारीफ कर रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर आप जानते ही हैं किसके द्वारा संचालित किया जाता है। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएं हैं, उसके द्वारा संचालित स्कूल हैं और उन स्कूलों में एक खास तरह की शिक्षा दी जाती है जो मदरसों में दी जाती है। जो ईसाई शिक्षा संस्थान है वहां भी, ज्यादातर में तो नहीं, बहुत सारे उन संस्थानों में भी दी जाती है। और वही हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर आरएसएस इन सरस्वती शिशु मंदिरों में देता है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मैं 10 साल वहां पढ़ा हूं और फिर उसकी तारीफ की उन्होंने। आप 10 साल पढ़े होंगे, मैंने भी वहां पढ़ाई की है सरस्वती शिशु मंदिर में। मैं भी कुछ समय आरएसएस से जुड़ा था, मैंने भी आरएसएस की शाखाओं में हिस्सा लिया है, मैंने भी नमस्ते सदा वसीले गाया है और ध्वज प्रणाम किया है। लेकिन एक जब आप उससे बाहर निकलते हैं और उसको देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये सब कुछ क्या है, कि किस प्रयोजन से किया जा रहा है और कैसे हमारे आपके दिमागों में एक खास तरह की विचारधारा रोपी जाती है। और वो हिंदुत्व की विचारधारा होती है जिसमें इस्लाम का, मुसलमानों का विरोध होता है, आधुनिक दृष्टि का विरोध होता है, लोकतंत्र का विरोध होता है,
एक मनवादी व्यवस्था का समर्थन होता है, इस तरह के एक सामंतवादी सोच को बच्चों में डाला जाता है। तो जो उनसे निकल जाता है, उनको समझता है, उसको फिर पीछे छोड़ देता है और अपने नए ढंग से, स्वतंत्र ढंग से सोचकर अपनी राय बनाता है। उपेंद्र द्विवेदी अभी भी उसी विचार में फंसे हुए हैं, ऐसा लगता है। क्या उनके दिमाग में अभी भी वो शिक्षा जो शिशु मंदिर में उनके बचपन के दौरान दी गई थी इतनी हावी है कि वहां से निकलने के बाद इतने ऊंचे ओहदे पहुंचने तक वो उसको ठीक ढंग से एनालाइज नहीं कर पाए, समझ भी नहीं पाए कि आखिरकार वो किस एजेंडे के तहत वो शिक्षा वहां दी जाती है। और अगर आप समझ में नहीं भी आया है तो कुछ मोटी मोटी चीजें तो आप समझते ही हैं, और वो है उसका राजनीतिक पक्ष, कि ये जो पूरा संघ परिवार है उसके जितने भी आयोजन प्रयोजन हैं, जितनी शाखाएं हैं, जितने कार्यक्रम हैं, जितनी योजनाएं हैं और जितने इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं, वो एक खास भूमिका के तहत सत्तारूढ़ दल के साथ है। ऐसे में अगर आपकी निजी राय है भी, आपका निजी अनुभव अच्छा है भी, और आपने सचमुच में वहां कुछ अच्छी चीजें सीखी हैं, संभव है सीखी हो, मैंने भी सीखी होंगी, अगर वो मानते भी हैं आप, तो भी मैं आपको सार्वजनिक रूप से ये सब कहने से बचना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं, लगातार कहे जा रहे हैं। कुछ और टिप्पणी लीजिए। इसी महीने उन्होंने टिप्पणी की थी ट्रंप के ऊपर, खुद ट्रंप को नहीं पता होता कल क्या करेंगे। अब ये एक बहुत ही विवादास्पद बयान है। आप सेना अध्यक्ष हैं, आप विदेश मंत्री नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। विदेश नीति पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार आपका नहीं है। आपको अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए ही बोलना और करना चाहिए। लेकिन आपने इस सीमा को लांघा और इसकी आलोचना हुई, और ये आरोप सरकार पर लगा कि सरकार सेना को विदेश नीति का एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, यानी सरकार के टूल के रूप में उपेंद्र द्विवेदी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इसका निष्कर्ष निकला, जो कि जियो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उससे जुड़ जाता है खुद ब खुद, जो उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जो कि होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान और चीन के बारे में अगर आप कुछ कह देते हैं तो भी चलता है, क्योंकि वो पड़ोसी हैं, आपके शत्रु देश हैं, वहां आपकी ये टिप्पणी चल जाती है। लेकिन आप जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर यह टिप्पणी करने लगते हैं तो इसका असर भारत की विदेश नीति पर पड़ता है, भारत के लक्ष्यों और हितों पर पड़ता है। लेकिन आप चूंकि सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, आप चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ज्यादा फजीहत ट्रंप कर रहे हैं, तो आप एक ढाल बनकर आना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप ढाल नहीं बन सकते हैं, फिर भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तीसरे बयान पर आते हैं। अभी उन्होंने चंद दिनों पहले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ही कहा था, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते रहे वो, और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री ने रखा सिंदूर के नाम पर, और वो भावनात्मक रूप से देश में को कनेक्ट किया, और इस बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री की चापलूसी की, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर दी। जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री को खुश कर रहे थे। परंपरा ये रही कि सेना कोई भी ऑपरेशन करती है, उसका नाम क्या होगा ये सेना डिसाइड करती है, ना कि प्रधानमंत्री। ये सरकार सेना के अंदर इतनी दखलंदाजी कर रही है कि वो उसके ऑपरेशन की दशा दिशा सब तय कर रही है, टाइमिंग तय कर रही है। आपको याद होगा कि जब सेना से कहा गया था सर्जिकल स्ट्राइक करने को, तो सेना ने कहा था कि मौसम ठीक नहीं है, और तब प्रधानमंत्री ने लॉजिक दिया था कि ये तो अच्छा है कि बादल है आकाश में, तो राडार पकड़ नहीं पाएगा। शुक्र है भारतीय सेना ने उस वक्त नरेंद्र मोदी की सुन नहीं ली, नहीं तो फिर एक के बजाय कई जहाज गिरते भारतीयों के। वो 2019 की बात कर रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बादल हैं जी, रडार काम नहीं करेंगे। आप हमला करो। ये मूर्खतापूर्ण तर्क था कि मौसम खराब है तो राडार विमानों के हमले को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन सेना ने उसका प्रतिकार नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया, और जो प्रधानमंत्री ने कहा वो किया गया। तो सेना जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों में क्यों झुक रही है? क्या सेना को अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है? क्या उसे समझ में नहीं आ रहा कि एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी क्या भूमिका होती है? और हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है, और इसीलिए बार बार सवाल भी उठते हैं। यह है भारतीय तजिया निगारों की राय भारतीय सेना के लिए।
क्योंकि भारतीय सेना इस वक्त नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करने में काफ़ी मसरूफ़ दिखाई देती है। आए रोज़ बयानात आते हैं, कभी एयर चीफ 5-5 महीने बाद उठकर पाकिस्तान के जहाज़ गिराता है, फिर सेना का जो ढाई फुटिया है यानी आर्मी चीफ वो निकल कर सामने आता है और वो नरेंद्र मोदी के हक में बयानात देता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि तनकीद बड़ी हो रही है मुल्क के अंदर भी और दुनिया भर से भी। आपने सुन लिया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।